हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज़। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। पिछली दो क्लासेस में हमने साइटोस्केलेटल सिस्टम का पहला और सबसे डायनेमिक कंपोनेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट को डिटेल में पढ़ा था, राइट। हमने उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में उसके रोल को भी समझ लिया था। आज हम साइटोस्केलेटल के ही बाकी दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, इस लेक्चर के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनकी ये दोनों बेसिकली होते क्या हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, राइट। एंड इसके बाद हमें इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और एक्टिन फिलामेंट से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अगर सेल के अंदर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट ही होते तो क्या सेल अपनी अदर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाता? नहीं, क्योंकि सेल को सिर्फ मूवमेंट की नहीं बल्कि स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड क्रोमोसोम सेपरेशन जैसे बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करने होते हैं, राइट। इसी वजह से साइटोस्केलेटन 3 डिफरेंट प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। माइक्रोफिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट, राइट, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। तो आज हम इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। इंटरमीडिएट फिलामेंट हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे, उनके इंटरमीडिएट फिलामेंट के प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनहिबिशन पढ़ेंगे जो कि माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली जो है किन किन चीज़ों से इनहिबिट हो सकती है, एंड माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। ओके, देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है ये लेस डायनेमिक होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कल हमने जब एक्टिन पढ़ा था तो एक्टिन को हमने ट्यूब लाइक पढ़ा था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहा था। अब देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और रॉड लाइक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिन जो था वो था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, और हमारा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये है रॉड लाइक। तो देखिए ट्यूब लाइक मतलब जिसके बीच में हॉलो पार्ट, मतलब हॉलो होता है जहाँ से हम आर पार देख सकते हैं। बट रॉड क्या होता है, पूरा फिल होता है, उससे हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे आप जब घर बनाते हो उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं ना छड़े, जिसको सरिया भी कहते हैं, वो कैसा होता है, वो रॉड शेप में होता है ना, मतलब उसमें अंदर से बाहर तक पूरा वो फिल रहता है, उससे आप आस पास मतलब आर पार नहीं देख सकते हो। बट अगर आप जैसे पाइपलाइंस वगैरह की बात करो, पाइप की बात करो, तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें कैसा होता है कि हम इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं। तो अब आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर मतलब कैसे हुआ ये समझ में आ गया? गुड। अभी देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। इसका जो डायमीटर है वो 10 नैनोमीटर के अप्रॉक्स में होता है, ठीक है। जो हमारा एक्टिन फिलामेंट था उसका डायमीटर कितना था, अप्रॉक्स 7 नैनोमीटर। कितना था, अप्रॉक्स 7 नैनोमीटर, राइट। आगे जो हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ेंगे इसका कितना होता है, अप्रॉक्स 25 नैनोमीटर, है ना। और हमारा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसका कितना है, अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर डायमीटर है। क्योंकि इसका डायमीटर जो है एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। अब समझ में आया इंटरमीडिएट फिलामेंट का नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों पड़ा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट में होता क्या क्या है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये 6 अलग अलग तरीके के इंटरमीडिएट प्रोटीन से बना होता है। अब इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोटीन होते हैं इसका तो आज तक नाम एज सच प्रॉपर रिवील नहीं हुआ है, इस पर रिसर्च अभी जारी है। बस इतना समझिए कि ये 6 अलग अलग इंटरमीडिएट प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो चलिए सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रोटीन्स को हम लोग देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। ये देखिए जो इंटरमीडिएट प्रोटीन है इसमें भी एन टर्मिनल सी टर्मिनल रहता है, ठीक है। जो आपका टर्मिनल हेड है वो एन टर्मिनल हो गया और सी हो गया टेल। अल्फा हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये जो होता है, ये आप देख रहे हो,
ये सारे प्रोटीन्स में कॉमन होता है। ऑल 6 टाइप्स ऑफ प्रोटीन में ये जो अल्फा हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कॉमन होता है। ये जो अल्फा हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये 310 से 350 अमाइनो एसिड का बना होता है, ठीक है। इसका जो इतना दूर का जो आपका देख रहे हो ये इतना दूर का पार्ट कितने अमाइनो एसिड से बना है? 310 से 350 अमाइनो एसिड। ये वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपके नेट के पर्पस से तो इम्पोर्टेंट है ही, नेट गेट के पर्पस से, पर आपका ये जो अदर CUET PG अगर आप देते हैं या फिर अगर आप आपका सेमेस्टर पेपर भी दोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चलो गेट में पूछ ले सकता है ये क्वेश्चन, नेट में एज सच आई गेस ये किसने अमाइनो एसिड का बना एग्जैक्टली ये तो नहीं आएगा, पर ये आपको इसलिए बताया गया है सो दैट आप आगे आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें भी इम्पोर्टेंस रखता है और प्लस ये आपको इम्पोर्टेंस रखता है गेट अगर आप देना चाहते हो, राइट। एक्सेल से दो या फिर PT दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितने अमाइनो एसिड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अल्फा हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ विच इंटरमीडिएट प्रोटीन इस ये जो होता है ये 310 से 350 अमाइनो एसिड का बना होता है। और ये जो अल्फा हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये सारे 6 के 6 अमाइनो एसिड में सेम ही होता है, ओके। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो 6 के 6 अमाइनो एसिड का जो N टर्मिनल एंड C टर्मिनल है वो अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि ये कैसे क्या क्या आगे फर्दर काम करता है। तो सबसे पहले ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये एक प्रोटीन है, ये जो आप देख रहे हो एक प्रोटीन है, इससे सबसे पहले डाइमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो 2 इंटरमीडिएट प्रोटीन जो है एक डाइमर बनाते हैं जो कि पैरेलल ओरिएंटेशन में रहता है, यानी कि जिसका N और C टर्मिनल जो है वो एक ही पैटर्न में अरेंज रहता है। सपोज देखो पैरेलल ओरिएंटेशन किसको कहेंगे, ठीक है। ये हो गया N, ये हो गया C। अभी दूसरा इसका भी यहाँ पे N, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे N। ये हो गया पैरेलल ओरिएंटेशन। ये जो ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं ये पैरेलल ओरिएंटेशन है। पैरेलल ओरिएंटेशन मतलब N टर्मिनल और C टर्मिनल सिमिलर है, मतलब पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है। ये सबसे पहले डाइमर बनता है, डाइमर के बाद ये टेट्रामर क्रिएट करता है। अभी देखो टेट्रामर कैसे बनता है, 2 डाइमर जब मिलते हैं, यानी ये एक डाइमर हो गया, ऐसा ही एक और डाइमर अगर मिलेगा तो बनेगा टेट्रामर। अब टेट्रामर में कैसा है, जैसे डाइमर में देखो एक डाइमर में ये N एक साथ है, C एक साथ है। अगर आप टेट्रामर लगाओगे तो दूसरा वाला जो आपका डाइमर यहाँ पे अरेंज होगा उसमें C के अपोजिट हो जाएगा। एक तरफ जिधर N है वहाँ पे C आ जाएगा, जिधर C है वहाँ पे N आ जाएगा। देखो इस फोटो में देखो आप, ये हमारा एक डाइमर बनाया सबसे पहले जिसमें N टर्मिनल और C टर्मिनल आप देख रहे हो पैरेलल है। यहाँ से एक टेट्रामर बना डाइमर के बाद। टेट्रामर में क्या हुआ, ये एक डाइमर का ओरिएंटेशन कैसा है N और C, और ये दूसरे डाइमर का ओरिएंटेशन कैसा है C और N। इसको क्या बोलेंगे, टेट्रामर बोलेंगे, ठीक है। 2 अलग अलग डाइमर जो है वो टेट्रामर फॉर्म किया जो कि पैरेलल ओरिएंटेशन में नहीं एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में था। अब ये टेट्रामर यानी ये एक 4 आपका टोटल इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इंटरमीडिएट प्रोटीन है, ये मिला के एक आपका क्या बना दिया, टेट्रामर बना दिया डाइमर से, ठीक है। अभी ऐसा 8 टेट्रामर जो है वो मिल करके एक प्रोटोफिलामेंट बनाएगा। प्रोटोफिलामेंट कैसे रहता है, बेसिकली यहाँ पे ये आपका एक टेट्रामर है, ये दूसरा टेट्रामर, ये तीसरा टेट्रामर है ना, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये 8 टेट्रामर मिल करके एक प्रोटोफिलामेंट बनाए, ओके। अब ये 8 प्रोटोफिलामेंट जो है वो कंबाइन होगा एक शीट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पेपर की शीट होती है ना, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहा है। ये 8 क्या है, 8 अलग अलग प्रोटोफिलामेंट है। और फिर ये जब फोल्ड हो जाता है तो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है जो कि बिल्कुल एक फोल्डिंग शीट को जब हम लोग फोल्ड करते हैं तो कैसा बन जाता है, उस तरीके से चटाई है, चटाई को आप समझ लो 8 प्रोटोफिलामेंट का जो है आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। जिसमें आपके कैसे कैसे बना, सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रोटीन आया, ओके। एक इंटरमीडिएट प्रोटीन मतलब सॉरी 2 इंटरमीडिएट प्रोटीन मिलकर के एक डाइमर बनाए जो कि पैरेलल ओरिएंटेशन में थे। 2 डाइमर मिलकर के एक टेट्रामर बनाए यानी कि जो कि एंटी पैरेलल थे, ठीक है। अब एक टेट्रामर के अंदर कितने इंटरमीडिएट प्रोटीन हो गए, 4। ऐसे टोटल 8 टेट्रामर्स मिलकर के एक प्रोटोफिलामेंट बनाए,
ओके एक टेट्रामर के अंदर कितने प्रोटीन, 8 प्रोटीन, तो वैसे 4 प्रोटीन, तो वैसे 8 आपके टेट्रामर मिलकर के एक प्रोटोफिलामेंट बनाए, उस प्रोटोफिलामेंट से फिर 8 प्रोटोफिलामेंट मिलकर के आपका एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना। शीट लाइक स्ट्रक्चर आप इमेजिन करो जस्ट लाइक मैट कैसे होता है, उसको जब हम फोल्ड कर देते हैं तो जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन बनता है बिल्कुल वैसा ही हमारा आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखता है। कब, जब ये बन जाता है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए इसका देखिए, यहाँ पे आपको बेटर समझ में आएगा कैसे बना। सबसे पहले आपका ये एक इंटरमीडिएट प्रोटीन है, ठीक है। सबसे पहले ये डाइमर फॉर्म किया, डाइमर से टेट्रामर फॉर्म किया, टेट्रामर से प्रोटो फिलामेंट फॉर्म किया और उसके बाद फिर फिलामेंट बन गया, ठीक है। ये कूपर की बुक से ली गई इमेज है। इसके बाजू में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी इन लोगों ने लिख के रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो आपका जो बुक रीडिंग वाला जो समझ, आपको ये पता चलेगा कि बुक रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की गई है ये बहुत एडवांस लैंग्वेज है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के प्रोटीन्स को। इंटरमीडिएट फिलामेंट में कौन कौन से प्रोटीन है और ये कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। जैसे हमारा एसिडिक कैरेटिन है, एसिडिक कैरेटिन जो है इससे 15 प्रोटीन ये एसिडिक कैरेटिन के रहते हैं, जो कि कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। इसका साइज 40 से 60 किलो डाल्टन है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, साइज क्या है ये प्रोटीन का, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये नाम आपको याद होना चाहिए और साइट ऑफ एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। न्यूट्रल और बेसिक कैरेटिन जो है ये भी 15 प्रोटीन्स हैं, ये भी एपिथेलियल सेल्स पे आपको एक्सप्रेस होते हैं। ये वाइमेंथिन है, ये वाइमेंथिन जो है ये हमारा फाइब्रोब्लास्ट, वाइट ब्लड सेल और अदर टाइप्स ऑफ सेल में एक्सप्रेस होता है। डेस्मिन जो है वो मसल सेल में होता है। ग्लायल फिब्रियली एसिडिक प्रोटीन ये ग्लायल सेल में होता है। पेरिफेरिन जो है पेरिफेरल न्यूरॉन्स में होता है। और इन न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन सारे न्यूरॉन में आते हैं। और न्यूक्लियर लैमिन्स ये हमने पढ़ा था जब हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर लैमिना पढ़ा था ना वहाँ पे। चलिए न्यूक्लियर लैमिना किससे बना है, न्यूक्लियर लैमिन से। न्यूक्लियर लैमिन क्या है, इंटरमीडिएट प्रोटीन, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ बताया गया था, उसको आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। तो ये न्यूक्लियर लैमिन किससे बनता है, ये कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, न्यूक्लियर लैमिना पे, हर सेल टाइप में, ठीक है। और उसके बाद आता है नेस्टिन। नेस्टिन कहाँ पे आता है, स्टेम सेल में, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पाया जाता है। ये जो टेबल है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज नेट गेट एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है। चलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सॉरी, अब आते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर। सॉरी, जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, विच विथ होल इन अ सेंटर इज कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए जो माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक मिनट, देखो बेसिकली क्या है, थोड़ी गंदी बन गई है पर कोई बात नहीं। बेसिकली क्या है, गोल है, ठीक है। आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट मीन्स बीच का जो पोर्शन है ये खाली है, यहाँ से आप आर पार देख सकते हो, सीधा सीधा समझो इसको, आप पाइप के जैसे इमेजिन कर लो। माइक्रोट्यूब्यूल कैसे दिख रहा है, पाइप के जैसे है, जिसके कि आर पार देख सकते हो। सेंटर में हॉलो पार्ट होता है, जो थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेंट्रल हॉलो है, जो सेंटर है उसका हॉलो है यानी खाली है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। इसका डायमीटर कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 नैनोमीटर। ये किस प्रोटीन से मिलके बना होता है, तो ये बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके, ओके। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनल पोजिशनिंग, ऑर्गेनल एंड वेसिकल मूवमेंट, ओके। चलिए अब स्ट्रक्चर पे आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बेसिकली अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन इन 2 डाइमर्स से मिलके बना होता है। जब ये 2 डाइमर पॉलीमराइज करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो बेसिकली 13 प्रोटोफिलामेंट्स के मतलब 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। और बीच में हॉलो पोर रहता है। ये कुछ ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर। एक मिनट, हम ट्राई करते हैं वापस कि हम बना पाएँ अच्छा सा नीट स्ट्रक्चर। इसमें 13 रहते हैं ना,
देखिए ये कुछ ऐसे होता है, इसमें एक आपका अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या रहता है, बीटा ट्यूब्यूलिन। एक अल्फ़ा और इसको मान के चलिए बीटा ट्यूब्यूलिन। ओके, अभी देखिए क्या होता है, अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन के ऊपर जीटीपी बाइंड करता है फॉर देयर सपोर्ट, ठीक है। तो अब ये कैसा बन जाता है, अल्फ़ा जीटीपी बीटा जीटीपी। अभी अल्फ़ा जीटीपी ट्यूब्यूलिन बीटा जीटीपी ट्यूब्यूलिन का एक डाइमर आता है, ठीक है, और कुछ ऐसे अरेंज रहता है। देखिए ये इस तरीके से आप इसको बनाइए, एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, हम लोग इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये एक अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा इस तरीके से बनाता है। ये मान के चलिए है आपका अल्फ़ा जीटीपी, ओके, और दूसरा क्या है, बीटा जीटीपी। ओके, चलिए देखिए अल्फ़ा जीटीपी बीटा जीटीपी जो है ये बेसिकली अल्फ़ा और बीटा एक डाइमर फॉर्म में आते हैं, उसके बाद प्रोटोफिलामेंट बनता है। प्रोटोफिलामेंट कितना आपको डाइमर को ऐड करने में बनता है, प्रोटोफिलामेंट में बेसिकली 8 होते हैं, कितना, सॉरी 13 होते हैं, है ना। 13 जो है आपको बेसिकली प्रोटोफिलामेंट से मिलकर हमारा एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। तो सबसे पहले प्रोटोफिलामेंट आते हैं डाइमर को ऐड करने पे अल्फ़ा एंड बीटा जीटीपी के साथ। तो इसमें ना कितने एग्जैक्ट अल्फ़ा बीटा जीटीपी आपके अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन बीटा ट्यूब्यूलिन कितने एग्जैक्ट होते हैं, इसका कोई काउंट अभी तक एज सच क्लियर नहीं हुआ है कि आपको बेसिकली जो हमारा प्रोटोफिलामेंट बनता है उसमें कितने अल्फ़ा कितने बीटा ट्यूब्यूलिन इन्वॉल्व हैं। बट जब इससे हमारा फर्दर आपका माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है। देखिए सेंट्रल पार्ट हॉलो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो बनता है इसमें ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट जो हैं वो ऐड करके ये एक बनाया जाता है। ओके, जीटीपी जो होता है बीटा ट्यूब्यूलिन के साथ वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा क्या बन जाता है, जीटीपी बन जाता है। अल्फा जीटीपी एज इट इज रहता है, बट बीटा जीटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज करके जीटीपी से जीटीपी बना देता है। ये क्लियर है? आपको यहाँ पे फोटोग्राफ भी होगा, ये देखिए। बेसिकली ये हमारा एक अल्फ़ा जीटीपी बीटा जीटीपी का जो है डाइमर बना। सबसे पहले अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन बीटा ट्यूब्यूलिन का एक डाइमर बना, ठीक है। और ऐसे आपको बहुत सारे डाइमर्स को जोड़ करके एक हमारा प्रोटोफिलामेंट बना। और 8 प्रोटोफिलामेंट को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 13 प्रोटोफिलामेंट को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा, जिसमें एक प्लस एंड रहेगा, दूसरा माइनस एंड रहेगा, ठीक है। अभी ये तो मेरी हैंडमेड पिक्चर है जो हमने बनाई है अपने नोट्स में। अब आपको हम दिखाएंगे जो बुक में हमारे रहता है। देखिए ऐसा कुछ दिखता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। ये तो माइक्रोट्यूब्यूल कुछ ट्रेडमिलिंग आ गई। ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये आपको क्लियर है, इमेज से समझ में आ रहा है। ये जो बीच वाला पोर्शन है बेसिकली ये हमारा हॉलो पार्ट है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना। चलिए अब हम आते हैं आगे माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रेडमिलिंग। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो है बेसिकली ट्रेडमिलिंग भी देखी जा सकती है। ओके, ये आपको ट्रेडमिलिंग बिल्कुल वैसे ही होता है। ट्रेडमिलिंग दैट मीन्स जितने जीटीपी जो है आपके जितने अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन प्लस एंड पे ऐड हो रहे हैं, उतने ही अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन बीटा ट्यूब्यूलिन जो है वो माइनस एंड से निकल भी रहे हैं। दैट मीन्स आपका कैसा स्टेट हो गया है, स्टेडी स्टेट पे आ गया। बेसिकली ट्रेडमिलिंग में क्या होता है, स्टेडी स्टेट आ जाती है ना। क्या होता है ट्रेडमिलिंग में, स्टेडी स्टेट आ जाती है। एक मिनट इसको ज़रा लिख लेते हैं। ट्रेडमिलिंग में क्या होता है, स्टेडी स्टेट आ जाता है। एक मिनट बच्चों, स्टेडी स्टेट, ठीक है। जो हमारा ट्रेडमिलिंग वाला रहता है ये आपको क्लियर हो गया। कल हमने एक्टिव में भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, और आज हम लोग यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। ट्रेडमिलिंग बिल्कुल सिमिलर होता है, प्लस एंड से जितने ऐड हो रहे हैं उतने ही माइनस एंड से निकल भी रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब इनहिबिशन पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली में क्या क्या कौन कौन से ड्रग जो है इनहिबिट कर सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली को। तो यहाँ पे देखिए 3 ड्रग्स के नाम लिखे हैं, कॉल्सिसिन एंड कॉल्सिमाइड
विनब्लास्टिन और टैक्सोल। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है। ये जो है कोल्सिसिन एंड कोल्सेमाइड, ये इनहिबिट कर जाता है पॉलीमराइजेशन को। किसको इनहिबिट करता है? ये इनहिबिशन का साइन है, इस साइन को क्या बोलते हैं? इनहिबिशन साइन। ये इनहिबिट कर देता है पॉलीमराइजेशन। इसको ज़रा अच्छे से लिख दें ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे और समझ में भी आए। ये जो है हमारा, ये इनहिबिट कर देता है पॉलीमराइजेशन को। पॉलीमराइजेशन। ओके, अब आते हैं विनब्लास्टिन पे। विनब्लास्टिन भी किसको इनहिबिट कर देता है? पॉलीमराइजेशन को। किसके पॉलीमराइजेशन को? माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को। और टैक्सोल जो है ये स्टेबलाइज कर देता है माइक्रोट्यूब्यूल को। टैक्सोल क्या करता है? टैक्सोल स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर है? टैक्सोल क्या करता है? माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज कर देता है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे हम बताते हैं। ये जितने भी ड्रग्स के नाम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे ड्रग्स कैंसर कीमोथेरेपी में यूज़ किए जाते हैं। अब आप ज़रा सोच के बताइए कि कैंसर कीमोथेरेपी में हम इन माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली में जो इनहिबिशन का काम करते हैं, इन ड्रग्स को यूज़ क्यों करते हैं? वेरी गुड। इन ड्रग्स को कैंसर कीमोथेरेपी में क्यों यूज़ किया जाता है? इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये क्या इनहिबिट कर देते हैं? सेल डिवीजन इनहिबिट कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है वो स्पिंडल फाइबर जो बन रहा होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल को की ही असेंबली को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाता है और सेल डिवीजन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। इसके वजह से, क्योंकि कैंसरस सेल में क्या होता है, जो कैंसर का सेल होता है उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो जो है ना बहुत जल्दी उसका जो रेप्लिकेशन है वो बहुत फास्ट है, राइट? तो अब जो भी सेल डिवाइड करेगा उसको डिवाइड करने के लिए स्पिंडल फाइबर तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि स्पिंडल फाइबर की वजह के बाद ही हमारा सेल जो है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो इसी सेल बायोलॉजी में ही लास्ट आई गेस आपका टॉपिक वही रहेगा, सेल डिवीजन ही रहेगा। तो जो सेल डिवीजन के वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारा स्पिंडल फाइबर बनना है। स्पिंडल फाइबर कहाँ बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल में बनता है। तो अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की ही असेंबली को इनहिबिट कर देंगे तो क्या वहाँ पे स्पिंडल फाइबर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाएगा तो क्या सेल डिवाइड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा? कैंसर कीमोथेरेपी में इसको यूज इसलिए किया जाता है ताकि सेल की जो अनवांटेड जो डिवीजन हो रही है उसका तुरंत में मल्टीपल डिवीजन हो जाता है। तो वो डिवीजन रोकने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इन तीनों ड्रग्स का। ये चारों जो ड्रग्स के नाम हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली का। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली क्यों असेंबल होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट इनका फंक्शन है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड इनका फंक्शन है सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट। अब ये सीलिया फ्लैजिला का मूवमेंट कैसे होता है? सीलिया और फ्लैजिला जो है ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट? तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली के फंक्शन में आते हैं। ऑर्गेनेल एंड वेसिकल का मूवमेंट ये कराता है थ्रू मोटर प्रोटीन्स नेम काइनेसिन एंड डाइनिन। अभी काइनेसिन और डाइनिन नाम के 2 प्रोटीन्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे हम लोग जब ऑर्गेनल या वेसिकल मूवमेंट होता है ना मोटर प्रोटीन के थ्रू माइक्रोट्यूब्यूल में, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली के वक्त, तो वो बिल्कुल वैसे चल जैसे हम लोग चलते हैं ना, इंसान लोग पैर ऊपर नीचे करके। इनके वीडियोस पढ़े काइनेसिन एंड डाइनिन के, आप यूट्यूब पे देखोगे वहाँ आपको मिल जाएंगे। चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए ये हमारा सेल है, ये हमारा आपका सेल हो गया, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को हम एन से डिनोट करते हैं। तो जो काइनेसिन होता है वो ऐसे मूव करता है फ्रॉम सेल पेरिफेरी टू फ्रॉम सेल सेंटर टू सेल पेरिफेरी, ठीक है। कैसे कौन यूज करता है? काइनेसिन। काइनेसिन का मूवमेंट कैसा है? ये काइनेसिन का मूवमेंट है। ये किसका मूवमेंट है? काइनेसिन का। काइनेसिन मूव कैसे करता है? ये आपका प्लस एंड हो गया,
ठीक है, और ये हो गया माइनस एंड। ओके, सॉरी उल्टा लिख दिया है, एक मिनट हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया है इसको, प्लस और माइनस को, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस कर दिया। ये यहाँ पे माइनस एंड, ये हो गया प्लस एंड। तो काइनेसिन जो है वो प्लस एंड की तरफ मूव करता है। कहाँ से? न्यूक्लियस से सेल पेरिफेरी की तरफ, यानी सेल सेंटर से सेल पेरिफेरी की तरफ। जो अगर आपको किसी ऑर्गेनल को मूव कराना है तो हम कैसे किसकी हेल्प से मूव कराएंगे? काइनेसिन प्रोटीन की हेल्प से मूव कराएंगे। ये क्लियर है? ओके, अब आता है दूसरा डाइनिन। देखिए इसका मूवमेंट का डायरेक्शन ये है। ये कौन सा प्रोटीन है हमारा? डाइनिन। ये कैसे मूव करता है? ये मूव करता है प्लस एंड से माइनस एंड की तरफ, यानी कि सेल पेरिफेरी से सेल सेंटर की तरफ। अगर किसी ऑर्गेनल को यहाँ से यहाँ जाना है तो वो डाइनिन की हेल्प से जाएगा। अगर किसी ऑर्गेनल को सेल पेरिफेरी से सेल सरफेस की तरफ जाना है तो वो सेल सेंटर से सेल पेरिफेरी की तरफ जाना है तो किस प्रोटीन का यूज़ करेगा? काइनेसिन का यूज़ करेगा अपने मूवमेंट के लिए। ये क्लियर हो गया? काइनेसिन और डाइनिन जो है ये बेसिकली मोटर प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल के, जो कि हेल्प करते हैं सेल ऑर्गेनल एंड वेसिकल के मूवमेंट में। ये क्लियर है? ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये आपका काइनेसिन है और ये डाइनिन है। ये जैसे इंसान चलते हैं ना पैर उठा के, फिर ऐसे उस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल ये जब सेल वेसिकल की मूवमेंट कराते हैं, सेल ऑर्गेनल्स की मूवमेंट कराते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। काइनेसिन प्रोटीन बैठ जाता है किसी भी एक जिस ऑर्गेनल की भी मूवमेंट होनी है उस पर, और वो ऑर्गेनल बिल्कुल ऐसे पैर उठा के जैसे हम लोग चलते हैं ना वैसे चल चल के आप देखोगे कि जाएगा। अगर काइनेसिन है तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा? सेल के सेंटर से सेल के पेरिफेरी तक जाएगा। और जो डाइनिन है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सेल के आपके पेरिफेरी से सेल के सेंटर पे जाएगा। क्लियर है? आपको किसी भी ऑर्गेनल को सेल के पेरिफेरी से सेल के सेंटर तक पहुँचाना है, आप कौन से प्रोटीन का यूज़ करोगे? वेरी गुड, डाइनिन का यूज़ करेंगे, राइट। और जब हमें किसी भी आपको ऑर्गेनल को सेल सेंटर से सेल पेरिफेरी तक पहुंचाना है तो हम किस प्रोटीन का यूज़ करेंगे? काइनेसिन प्रोटीन का यूज़ करेंगे। ये क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं, आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है जिसमें हम ये देखेंगे कि एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप आइए स्ट्रक्चर के ऊपर। जो आपका एक्टिन फिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट भी जिसको कहते हैं, ये दो इंटरवाइंड हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ एक्टिन, जी एक्टिन से मिलके बना होता है। जी एक्टिन से जो है आपका एफ एक्टिन बनता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है जो कि अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर से मिलके बना होता है, जिसमें जहाँ पे कि 13 प्रोटोफिलामेंट से ये बनता है। ये 25 नैनोमीटर के अप्रॉक्स का होता है। और हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये रोप लाइक फाइबर से मिलकर बना होता है, फाइब्रस प्रोटीन से बेसिकली। एग्जाम्पल्स हैं उन फाइब्रस प्रोटीन के कैरेटिन, विमनेटिन, लैमिन्स। ओके, अभी आइए इसका बिल्डिंग ब्लॉक और सब यूनिट क्या है। तो आपका एक्टिन फिलामेंट का एक्टिन है, जी एक्टिन, राइट। आपका माइक्रोट्यूब्यूल का अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन है, डाइमर बनाता है सबसे पहले। इंटरमीडिएट फिलामेंट का 6 टोटल मिला के प्रोटीन रहते हैं, राइट। फाइब्रस प्रोटीन्स रहते हैं, 6 फाइब्रस प्रोटीन रहते हैं, है ना। चलिए न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्या है। आपका एक्टिन फिलामेंट जो है वो एटीपी से बाइंड होता है, माइक्रोट्यूब्यूल जीटीपी से बाइंड होता है, और ये किसी भी न्यूक्लियोटाइड से बाइंड नहीं होता है। हमारा कौन? इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइट। स्ट्रक्चर नेचर कैसा है? जो आपका एक्टिन है वो सॉलिड नॉन हॉलो हेलिकल फिलामेंट है। आपका माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर गेन करता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये सॉलिड होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर में होता है। पोलैरिटी क्या है? प्लस एंड से माइनस एंड पे है एक्टिन फिलामेंट की। माइक्रोट्यूब्यूल की भी प्लस एंड से माइनस एंड पे है, बट जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये नॉन पोलर है। क्लियर? डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है वो हाईली डायनेमिक है, रैपिड असेंबली और डिसअसेंबली होती है इसकी, हमने पढ़ा भी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्यों बनता और बिगड़ता है। ये डायनेमिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको टूटना भी पड़ता है, इसको बनना भी पड़ता है। तो ये हाईली डायनेमिक है। हमारा माइक्रोट्यूब्यूल भी डायनेमिक है, ये भी जो है इंस्टेबली जो है वो डायनेमिक होता है। और जो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये लेस डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सॉलिड है, राइट।
इसलिए ये लेस डायनेमिक है, लो डायनेमिक है। अभी मेजर एसोसिएटेड प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, तो एक्टिन के में है प्रोफिलिन, थाइमोसिन, कोफिलिन, ARP2/3 कॉम्प्लेक्स है ना, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, अल्फा एक्टिनिन और फिलामिन। आपके माइक्रोट्यूब्यूल में माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन मैप्स, काइनेसिन, डाइनिन, DMPs, टॉ प्रोटीन्स, राइट। और आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट में कौन कौन से हैं, IFAP इंटरमीडिएट फिलामेंट एसोसिएटेड प्रोटीन, प्लेक्टिन, डेस्मोप्लेक्टिन, लैमिन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, अभी इनके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिन फिलामेंट का मेन फंक्शन। ये क्या करता है, सेल को शेप देता है, सपोर्ट देता है, सेल मूवमेंट कराता है, ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ मायोसिन, साइटोकाइनेसिन में हेल्प करता है, माइक्रोवेली फॉर्मेशन एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल की अगर बात करें तो इनका मेन फंक्शन क्या है, मेंटेन करते हैं सेल के शेप को, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम मूवमेंट कराते हैं, इन सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन कराते हैं और ऑर्गेनल की पोजिशनिंग कराते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, टिश्यू इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, ऑर्गेनल्स को एंकर करना, न्यूक्लियर लैमिना का फॉर्मेशन करना और रेसिस्ट करना मैकेनिकल स्ट्रेस को। लोकेशन कहाँ कहाँ होता है इन तीनों साइटोस्केलेटल सिस्टम का, तो जो हमारा एक्टिन है ये जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे माइक्रोवेलाई, स्ट्रेस फाइबर और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के पास प्रेजेंट होता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एम्टॉस, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, स्पेंडल अपैरेटस के पास प्रेजेंट होता है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, बेसिकली न्यूक्लियस में लैमिना के पास, डेस्मोसोम और हेमिडोसोम्स के पास प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये टेबल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। अगर ये एक टेबल याद हो गया तो पिछले 3-4 लेक्चर्स का सारा जो आपका कंक्लूजन है वो इसी एक टेबल में है। ये टेबल याद कर लोगे तो बाकी के लेक्चर्स का एक तरीके से कहूँ कि समरी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मेमोराइज। अभी देखिए सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर पे हम लोग आते हैं। बेसिकली सेंट्रियोल जो है वो 9 अल्फा, बीटा एंड डेल्टा ट्यूब्यूलिन से मिलके बना होता है। ओके, अल्फा, बीटा, डेल्टा के ट्यूब्यूलिन के ट्राइमर से बना होता है, जहाँ की सेंट्रल स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है। ओके, 9+0 की असेंबली होती है क्योंकि ट्राइमर्स जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं साइड से, और सेंट्रल पार्ट जो है वो एम्प्टी होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंट्रल पार्ट एम्प्टी है और यहाँ पे ट्राइमर्स हैं, दिख रहा है आपको, ट्यूब्यूलिन ट्राइमर, अल्फा, बीटा और आपके डेल्टा ट्यूब्यूलिन अवेलेबल है। क्लियर है, चलिए अब हम आते हैं एक और पॉइंट, इसका नाम है लिंक कॉम्प्लेक्स। उसके ऊपर लिंक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, व्हेन न्यूक्लियर लैमिना इज ज्वाइनिंग विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब हमारा न्यूक्लियर लैमिना जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ज्वाइन होता है, उसके बाद एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक साथ वर्क करते हैं, वर्किंग टुगेदर, एक साथ वर्क करते हैं ताकि न्यूक्लियर लैमिना जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए, इसके लिए। ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लिंक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सी, लिंक कॉम्प्लेक्स क्या है, जब न्यूक्लियर लैमिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ज्वाइन होता है, उसके बाद एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ काम करते हैं। क्यों काम करते हैं एक साथ, ताकि न्यूक्लियर लैमिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए। ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच करवाने के लिए एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल तीनों एक साथ काम करते हैं, जिसके वजह से जब जो है हमारा न्यूक्लियर लैमिना ज्वाइन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लिंक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चलिए एक और छोटी सी चीज़, सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी देख लेते हैं। ये भी बेसिकली आपको 9 अल्फा एंड बीटा डाइमर्स से मिलके बने होते हैं, और इसमें भी सेंट्रल पार्ट जो है उसमें एक अल्फा और बीटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, 9+2 की असेंबली होती है। जैसे आपका सेंट्रियोल है, इसका 9+0 का असेंबली है, यानी कि 9 हमारे अल्फा, बीटा और डेल्टा के ट्राइमर्स यूज होते हैं और सेंट्रल स्पेस हॉलो रहता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के जो है डाइमर रहते हैं 2, और सेंट्रल पार्ट में एक अल्फा एंड बीटा प्रेजेंट रहता है, तो 9+2 की असेंबली हो गई। क्लियर है, चलिए अभी यहाँ पे इस स्लाइड में आपको माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स जो हैं वो और उनके फंक्शंस
यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बाद हमारा बेसिकली साइटोस्केलेटल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं इनको मैप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैप्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन को क्या कहते हैं? मैप्स कहते हैं। मैप्स, है ना। मैप्स जो होते हैं ये क्या होते हैं और इनके फंक्शन देखिए। न्यूक्लिएशन प्रोटीन कौन कौन से हैं? जो आपका गामा टर्क है, गामा टर्क, है ना, ये क्या होता है? न्यूक्लिएट करता है असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को, रिमेन एसोसिएटेड विद द माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम, एसेंशियल फॉर माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन। इस प्रोटीन का क्या काम है? माइक्रोट्यूब्यूल के माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है, सबसे एसेंशियल प्रोटीन होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होता है। ओके, अभी आते हैं हम दूसरे प्रोटीन की तरफ आते हैं। दूसरा प्रोटीन हमारा कौन सा है? दूसरा प्रोटीन है हमारा टिप्स प्लस एंड ट्रैकिंग प्रोटीन। प्लस एंड ट्रैकिंग प्रोटीन, क्या नाम है इसका? प्लस एंड ट्रैकिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है? ये प्लस एंड पे जो है माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड पे एसोसिएटेड रहता है। ये ट्रैक एंड रेगुलेट करता है माइक्रोट्यूब्यूल के डायनेमिक्स को। एंड इसका एग्जांपल है आपका EB1, क्लिप 170, BIM1, APC, XMAP 215। ये जो है ये सारे प्रोटीन्स के नाम हैं, इनको आप रिमेंबर करिएगा। XMAP 215 क्या है अब वो देखते हैं। ये स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड को, प्रमोट करता है एंड एक्सिलरेट करता है माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को ट्यूब्यूलिन एडिशन इन्हांस करके, ठीक है। ये इंक्रीज करता है प्रोसेसिबिलिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। ये क्या काम करता है? XMAP 215 ये माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन की प्रोसेसिबिलिटी को जो है इंक्रीज करता है। प्रोसेसिबिलिटी मतलब किस स्पीड से हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो जो ये उसकी स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है। अब आते हैं मैप्स के ऊपर। मैप्स, जनरल मैप्स क्या क्या है? स्टेबलाइज करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को इसके साइड पे बाइंड होके। ओके, ये रिड्यूस करते हैं कैटास्ट्रॉफ की फ्रीक्वेंसी को और प्रमोट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को। इसके एग्जांपल्स हैं मैप 2, मैप 4 और टॉ। अभी देखिए यहाँ पे एक कैटास्ट्रॉफ करके आपने वर्ड सुन लिया, राइट। अब कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? सडन डीपॉलीमराइजेशन जब होता है ना माइक्रोट्यूब्यूल में, तो उसको हम कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। तो इसका काम क्या है? कैटास्ट्रॉफ को रिड्यूस करना, राइट। कैटास्ट्रॉफ की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना, दैट मीन्स ये डीपॉलीमराइजेशन से बचाता है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल को। समझ में आया? चलिए अभी आते हैं मैप 2 के ऊपर। ये बेसिकली स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को बाय बाइंडिंग अलॉन्ग देयर साइड्स। ओके, ये प्रमोट करता है असेंबली एंड स्पेसिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को। साथ में ये इम्पॉर्टेंट है डेंड्रिटिड्स में और इन्वॉल्व होता है माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबल रखने में न्यूरॉन्स के अंदर। कहाँ पे? न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबल रखने में ये हेल्प करता है। ओके, अब आते हैं मैप 1B प्लेक्टिन एंड टॉ प्रोटीन के ऊपर। टॉ प्रोटीन क्या होता है? चलिए अब वो देखते हैं। लिंक करता है माइक्रोट्यूब्यूल से इंटरमीडिएट फिलामेंट को। कौन? हमारा प्लेक्टिन और टॉ प्रोटीन, ठीक है। प्लेक्टिन का काम क्या है? लिंक करता है माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट को फोकल एडेशन पे। और टॉ जो है ये प्रमोट करता है माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को और स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को। और इम्पॉर्टेंट है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में कौन इम्पॉर्टेंट है? हमारा टॉ इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं कैटेनिन के ऊपर। ये चॉप कर देता है माइक्रोट्यूब्यूल को, जस्ट लाइक जब हमने पढ़ा था, आपका क्या पढ़ा था? एक्टिन फिलामेंट के अंदर भी एक ऐसा प्रोटीन पढ़ा था जो एक्टिन फिलामेंट को चॉप कर देता है। याद आ रहा है आपको उसका नाम? आपने पढ़ा होगा। एक्टिन फिलामेंट को कौन चॉप करता है? याद करिए, याद आया? आपको याद आया? एक्टिन फिलामेंट को चॉप करने का काम करता है ADF कोफिलिन, राइट। ये क्या करता है? एक्टिन फिलामेंट को कब चॉप कर देता है? जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो जो आपका कौन कैटेनिन है वो किसको चॉप कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल को चॉप कर रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल की शिवरिंग कर रहा है ना, शिवरिंग कर रहा है। ये माइक्रोट्यूब्यूल को चॉप कर देता है। माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ रेगुलेशन और रीमॉडलिंग में भी इन्वॉल्व होता है।
ओके ये इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ माइटोसिस, एक्सोनल पनिंग एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लियर हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ये पूरा टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं काइनेसिन के ऊपर। काइनेसिन जो है डिपॉलीमराइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को किसके थ्रू? कैटास्ट्रॉफ को इंट्रोड्यूस करके। कैटास्ट्रॉफ मतलब क्या हो गया वो समझ गए, सडन डिपॉलीमराइजेशन को कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, तो काइनेसिन क्या करता है, बाइंड करता है प्लस एंड पे और ट्यूब्यूलिन डाइमर को रिमूव करना शुरू कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिंडल डायनेमिक्स में और क्रोमोसोमल मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, अब आते हैं एक और प्रोटीन जिसका नाम है स्टेटमिन। स्टेटमिन क्या करता है, बेसिकली ये ट्यूबुलिन डाइमर के ऊपर बाइंड हो जाता है और पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, ये प्रमोट करता है माइक्रोट्यूब्यूल डिपॉलीमराइजेशन को, ये रेगुलेट करता है फॉस्फोराइलेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन की समय पे। क्लियर है आपको? चलिए अब हम इस टेबल को ज़रा सा आपके लिए क्लीन कर देते हैं सो दैट आप याद कर सको अच्छे से। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से रिमेंबर करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये चीज़ें कंटिन्यूसली आप रिवाइज करते रहो। साइटोस्केलेटल सिस्टम जो है ये कम से कम 3-4 बार रिवाइज करोगे तो ही जाके अच्छे से चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी, सो दैट आप कभी भूलो नहीं। ठीक है, तो इन 3-4 चैप्टर्स को इसीलिए आपको सैटरडे और संडे का टाइम दिया गया था, ताकि उन बीच में आप जितने भी प्रीवियस आपके लेक्चर्स हुए हैं सेल ऑर्गेनल से लेकर के आपका साइटोस्केलेटल सिस्टम तक, उन सबको याद कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जितना रिवाइज करते जाओगे आप चीज़ों को उतनी अच्छी से आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एक्टिन फिलामेंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसके बाद आपका बेसिकली हमने माइक्रोट्यूब्यूल को भी पढ़ लिया, राइट। तो अब आप ये क्लियरली समझ गए होंगे कि साइटोस्केलेटन के तीनों कंपोनेंट का रोल अलग अलग कैसे है, क्या है, राइट। एक्टिन मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड सेल डिवीजन में मेजर रोल प्ले करता है। ओके, तो इन सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले तो 2-3 बार रिवाइज करिए, तभी जाके चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। और सारे प्रोटीन्स के नाम याद कर लीजिएगा। लेक्चर्स में जितने भी स्लाइड्स में आपको टेबल्स दिख रहे हैं उन सारे टेबल्स को रिवाइज करिएगा। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। साइटोस्केलेटल सिस्टम आज हमारा कंप्लीट हो गया। जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो आपका प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सब उसका पूरा डिटेल में हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको सेल बायोलॉजी की कंप्लीट सीरीज़ फॉलो करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।